नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर की, मध्य प्रदेश बैच की, अगर हम उनके करियर की बात करें तो एक अपराइट, एक प्रशासनिक दक्षता से भरे पूरे ऑफिसर का करियर उनका रहा है और आगे भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अगर उनके करियर के पहले चलें, एक स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनैलिटी उनके साथ हमेशा रही है। और अगर बात करें उनके स्कूल के दिनों की, तो वो हाई जंप की प्लेयर रही हैं और नेशनल लेवल पे उन्होंने स्कूल में अपने स्कूल का, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। और शायद हाई जंप ने ही उनको ये मोटिवेशन दिया कि ज़िंदगी में आप सोचिए या अपने करियर को भी ऑप्ट कीजिए तो हाई जंप की तरह आप सोचिए कि आप कितने आगे जा सकते हैं करियर में। हमारे साथ हैं 1987 बैच के ऑफिसर गौरी सिंह जी। बहुत स्वागत करता हूं गौरी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा पीछे हम ले जाते हैं इस प्रोग्राम में, उन यादों के झरोखों को जिनको खोलना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी, हमको भी, और जो व्यूअर्स हैं वो भी देखना चाहेंगे। गौरी सिंह जी राजस्थान में कहाँ से आती हैं और बचपन के वो दिन जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, वो युवावस्था, तो कब मन में ये ख्याल आया आपके एक स्पोर्ट्स पर्सन की, मुझे करियर, आपके पिता थे इस सेवा में, कहाँ उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मेरा बचपन तो राजस्थान में ही बीता, और क्योंकि मेरे फादर आईएएस में थे तो उनके साथ कई पोस्टिंग्स में कई जगह जाने का मौका मिला, राजस्थान काफ़ी देखने का मौका मिला। और मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरू से मेरी कोई ऐसी इच्छा रही कि मुझे सरकारी नौकरी या आईएएस की तरफ ही अपना एक रुख करना है, मगर मुझे लगता है शनैः शनैः जब आप देखते हैं कि किस तरह का काम आपके फादर कर रहे हैं, आपकी मदर कर रही हैं, और जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है कि जाके उनके साथ दौरों पे भी जाएं, उनका जाके देखें कि वो उनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन से एक फ़र्क पड़ रहा है, तो उन मुझे लगता है धीरे धीरे एक फीलिंग आई कि एक इस राह को में आगे बढ़ना एक अच्छा रहेगा। और कोई मेरे को पेरेंट्स ने ऐसा फोर्स नहीं किया कि यही करना है, मगर मुझे लगता है कि एक माहौल घर का एक रहता है, पढ़ाई का माहौल तो था ही। तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, एमबीए किया जी, तो फिर धीरे धीरे ये क्लैरिटी आ गई कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर में ना जाकर जी सरकारी नौकरी की तरफ ही रुख करना है जी। वहाँ से आपने चुना। जब आप इस करियर को, जब आपको सफलता मिली और आपने यहाँ अपनी सेवाएं शुरू की, तो क्या लगा बिल्कुल कि दिस इज़ द राइट थिंग, एकदम बिल्कुल करे? हालांकि आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, आपके पिता एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे, लेकिन फिर भी कई बार हमको लगता है इनिशियली जब हम किसी करियर को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की एक मेधावी स्टूडेंट रही हैं शुरू से, तो कोई मुश्किल नहीं था कि कहीं और भी जाना, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो क्या लगा कि ये जो प्रोफेशन मैंने चुना है ये बिल्कुल मेरे मिजाज के अनुकूल है? मेरा एक्चुअली सिलेक्शन IIM अहमदाबाद में भी हो गया था जी। तो ये बड़ा एक ये था कि अब क्योंकि आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो फिर इसमें आगे फिर मैं इसी लाइन में चले गई। बट ये ज़रूर मैं कहूँगी कि शुरुआत में मुझे एक्चुअली वेस्ट बंगाल कार्डर मिला था। अच्छा, तो वहाँ पे लैंग्वेज नई सीखनी पड़ी, और वहाँ का माहौल ऑब्वियसली अलग था। राजस्थान बड़ा अलग सा, वहाँ पे नदियों में कभी पानी नहीं देखा था, यहाँ पे एकदम हरियाली और एकदम अलग वातावरण, और लोग बहुत अच्छे थे। मगर फिर शादी के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड मध्य प्रदेश कार्डर के थे, तो इसलिए मैं फिर मध्य प्रदेश आई। मगर ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनिशियल इयर्स में जिस तरह का एक एक्सपोजर हुआ, एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बड़े अच्छे अधिकारी मेरे को गाइड करने के लिए और मेंटर करने के लिए मिले। तो बहुत जल्दी एक फीलिंग ये आई कि इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन, वास्तव में आप अपना कंट्रीब्यूशन इसमें आप कर सकते हैं। और जो
इसमें जो एक बड़ा हैंड्स ऑन एक फीलिंग होती थी कि जो आप सोचते हैं वो आप एक्चुअली एक उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं, वो वाला एक बड़ा एक ऐसा लगा कि भाई ये एक सर्विस है या एक अवसर है जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को एक मूर्त रूप दे सकते हैं जी। और वो उससे मेरे को आई थिंक अभी तक जो मुझे मेरे करियर में इससे मेरे को बहुत एक अपना एक इनर सुकून एक मिला है कि ये एक एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से मैं कर सकी हूँ। पापा का, पिताजी का कोई मंत्र था जब आपने इस करियर को, जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो चूंकि खुद वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, कुछ उन्होंने आपको सलाह दी या आपने मांगी सलाह? नहीं, उनका जो सबसे ज़्यादा जो एक रुझान, वो भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है। अच्छा, तो उन्होंने आई थिंक कोई ऐसा गेम नहीं होगा, कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं होगा जिसमें कि बहुत माहिर ना हो, और बहुत अच्छे से स्विमिंग में तो बहुत ही अच्छे है उनका, नेशनल लेवल पे उन्होंने स्विमिंग की, और उनका हरदम एक फीलिंग जो उन्होंने दी या एक फिलॉसफी दी कि इसमें जिस तरह से स्पोर्ट्स में यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड देन डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, वो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश और उसमें करना है। तो वो एक उनका मंत्र उसी दिशा में था कि तुम अपना करे जाओ, जो तुम्हारा एकदम बेस्ट उसमें लगाओ, फुल पैशन के साथ करो और रिजल्ट्स विल फॉलो। ये मंत्र था, मुझे लगता है कि इसने आपकी बहुत मदद की होगी। हम अक्सर सुनते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति युवा होता है, वो चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उसकी एक ताकत, एक स्ट्रेंथ अलग होती है, वो चीज़ों से, सिस्टम से लड़ना भी चाहता है। और जब वो अपने करियर के मिड में आता है, तब एक वो महसूस करता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, रियलिटी है, सच्चाई है, फिर आपको समझ में ये भी आता है कि एक समन्वय भी लेकर चलना है। जब आप अपने करियर के मिड में थी, तो क्या बेहतर लर्निंग्स थी आपके पास? आपने क्या सीखा, और क्या मैसेज भी उन युवा ब्यूरोक्रेट के लिए आप कहेंगी कि आप अपने उत्साह को बनाए रखते हुए समन्वय के साथ, सिस्टम के साथ कैसे काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कई हमारे जो युवा साथी हैं, उनको ये प्रतीत होता है कि उनका जो एक करियर है, अगर वो आईएएस में है, तो उनका एक सबसे जो एक शाइनिंग, अगर उसको कहें, तो वो तब वो पीरियड रहता है जब वो कलेक्टर रहता है। बट मेरा ये कहना है कि कलेक्टर एक मुकाम है, उसके अलावा भी आपको इतने अवसर मिलती है, ये जो सर्विस है वो इतने अवसर देता है कि आप अपना हर एक पोजीशन में आप एक अपना एक छाप छोड़ सकते हो। और ये इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो 2-3 चीज़ें जो अलोंग द वे जो मैंने सीखी, एक चीज़ तो हम लोग जब शुरू करते हैं अपना करियर, तो हरदम पॉलिटिशियन को एक अपना एक प्रतिद्वंदी की जैसे देखते हैं कि वो एक उस तरफ है, हम इस तरफ हैं, और इस तरह की बात होती है। बट धीरे धीरे जो चीज़ समझ आती है कि हमारी एक स्ट्रेंथ एक सिस्टम को समझने की है, एक पॉलिसी बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की है, और पॉलिटिशियन की जो समझ है, वो ग्राउंड लेवल की जो समझ है, वो अगर उस समझ के साथ अगर कंबाइन हो जाए हमारे एफर्ट्स, तो देन उस पूरी जो एक आपने जो एक पूरा एक स्वरूप सोचा है किसी भी प्रोजेक्ट का, अपने कोई भी उसका, तो उसका एक अलग ही निखार एक आ सकता है। तो हर व्यक्ति की या हर एक एंटिटी की जगह रहती है जिसको कि समझना आवश्यक होता है। दूसरा एक चीज़ जो मुझे और समझ आई, एक मैं प्रोजेक्ट करती थी, उसका DPIP करके नाम था, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है, समुदाय की जो स्ट्रेंथ है, और जो लोग हैं जो कि हर तरह की सर्कमस्टांसेस में सरवाइव कर रहे हैं और जी रहे हैं, और उनकी जो रैशनल थिंकिंग की समझ है, जो कि हम समझते हैं कि हम सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम सुपीरियर हैं थिंकिंग में, तो हमारे को ये लगता है कि हम उनके लिए प्रोग्राम्स पूरा डिज़ाइन करके हम देंगे। मगर जब आप क्लोज इंटरेक्शन करते हैं, तो फिर ये समझ आता है कि यदि हमें उनकी सर्कमस्टेंसेस में अगर सरवाइव करना पड़े, तो शायद 2 दिन भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली जो उनकी समझ है, रेजिलियंस है, उसको हमें समझने की कोशिश करते हुए
चीज़ों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोपें, उनको हमें साथ में लेकर और उनकी एक इनर जो समझ है, एक उनका जो एक रैशनल है, उसको हमें इक्वली इम्पोर्टेंट मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त आपने एक मंत्र यहाँ डिस्क्लोज भी किया है, न सिर्फ उन युवा आईएएस ऑफिसर्स के लिए या ब्यूरोक्रेसी में हर लेवल पर काम करने वाले लोगों के लिए, कि पॉलिटिशियंस की ग्राउंड लेवल पर काम करने की समझ और एक सिस्टम की जिसका हिस्सा ऑफिसर्स हैं, उनकी एक पॉलिसीज़ नीतियों को समझकर काम करने की समझ, इनका एक आदर्श समन्वय सबसे बेहतर है। एक और सवाल जो मेरे मन में आता है कि जैसे जैसे आपका करियर, आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, प्रेशर बढ़ता है और ये दबाव कई बार परेशान इस मायने में करता है कि हमें ये समझ आता है कि कोई चीज़ें अब हमारी दिनचर्या तय कर रही हैं, हमारा नियंत्रण कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत कठिन होता है कि आप अपने लिए वक्त निकालें। ये प्रेशर आपने कब से फील करना शुरू किया और कोप अप कैसे किया इसे? मुझे लगता है कि जैसे जैसे सीनियर पोजीशंस में आते हैं तो ये प्रेशर तो आपके ऊपर आता ही है, चाहे आप ज़िले के कलेक्टर हों, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हो, क्योंकि वो प्रेशर्स तो आपके ऊपर रहेंगे ही। और ज़्यादा प्रेशर्स इसलिए भी रहते हैं कि यदि आप अपने काम के बारे में पैशनेट हैं और अपने काम को एक पूरे धुन में करने की आप इच्छा रखते हैं और उस तरह से करते हैं, तो प्रेशर्स तो आपको टाइम प्रेशर्स तो आएंगे जी। मगर उसके साथ साथ जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के अगर यदि आप नहीं चलें तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने प्रेशर्स दूसरों पे निकालें जी। क्योंकि उससे आपकी जो टीम है वो आपके साथ फिर वो मतलब आप इराटिक बिहेवियर नहीं कर सकते। सो मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के या अपने लिए सुबह अपनी दिनचर्या में कुछ आप अपना योग जोड़ें या मेडिटेशन जोड़ें, जिससे कि आपके जो दिन में जो भी प्रेशर्स आएंगे उसको आप प्रॉपर्ली उनको आप झेल सकें और आगे बढ़ सकें, वो बड़ा आवश्यक रहता है। एक खिलाड़ी होने के नाते क्या आपको लगा कि आपकी जो ये स्पिरिट है इसने आपकी बड़ी मदद की तनाव से लड़ने में? विदाउट अ डाउट, बिना मतलब मैं ये कहूँगी कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन, और ये भी उसमें रहता है कि आपकी एक इनर एक रेजिलियंस रहती है कि आप एक चीज़ों को एज ए चैलेंज देखते हैं बट उसको आप ओवरकम करने के भी दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। और मैंने देखा कि जब भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल में सोचती हूँ कि बड़े अब ठीक है अब चीज़ें आ गई, तो उस टाइम पे फिर मैं अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मैं फिर अपने टूर्स पे जाती हूँ जी। क्योंकि जब आप जाते हो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे आप एक अलग एक देखते हो, फिर आप जब जाते हो ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे एक अलग स्थिति बनती है, फिर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, फिर सिचुएशंस नई आती हैं, तो वो एक जब तक एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग योरसेल्फ नहीं अपने आप के लिए अगर मैं नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि मैं फिर अपना तो अपने आप के साथ जस्टिस करूँगी ना अपने कार्य के साथ। मेरे ख्याल से ये मंत्र नंबर 2 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कंफर्ट जोन में आइए तो एक चैलेंज को चुनिए। जब लगे कि भोपाल, यहाँ का निवास, ये सब बहुत अच्छा है, बहुत हरियाली, ग्रीनरी, फिर आप एक चैलेंज चुनिए। और जैसा गौरी सिंह जी कह रहे हैं कि वो टूर पर निकल पड़ती हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस चुनौती को लेना ज़रूरी है। एक बड़ा एक परसेप्शन एक ये भी है कि एक व्यवसाय में होने का लाभ दाम्पत्य जीवन में मिलता है। भारत में हमने ये बहुत देखा है कि मेडिको जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि चुनते हैं उनकी जीवन संगिनी या जीवन संगिनी पुरुष या महिला दोनों। उनकी प्राथमिकता होती है ब्यूरोक्रेट को, जर्नलिस्ट को। इससे आप कितनी सहमत हैं कि क्या ये एक ऑर्थोडॉक्स सोच है या फिर इससे मदद मिलती, क्योंकि दोनों इक्वल प्रोफेशन, एक जैसा प्रेशर? हम लोगों ने बहुत अर्ली अपने दाम्पत्य जीवन में ये डिसाइड कर लिया था कि घर में अपना ऑफिस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।
और ये बहुत कई बार बहुत मुश्किल रहता था, मगर जब कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आती थी तो वो डिस्कस भी कर लेते थे, बट अदरवाइज काफ़ी इसको हम लोगों ने मेंटेन करके रखा है। और दूसरा आई थिंक क्योंकि हम लोग दोनों एक ही बैच के हैं तो कई बार ऐसे मौके भी मिले कि हम दोनों की अलग अलग पोस्टिंग्स हो गई, अलग अलग जगह भी पोस्टिंग हो गई। तो जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वो मेरे को मोरलेस पता रहता था, बट बहुत ज़्यादा अंदर घुस के ना तो मैंने कभी पता करने की कोशिश की ना आई थिंक वो ठीक भी रहा हम लोगों के लिए। तो उसको आई थिंक डेफिनेटली एडवांटेज ये मिलता है कि जब आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो आपके साथ कोई होता है जो कि डिस्कस कर सकें, बट ये भी है कि कोई समझ भी सकता है कि आप किस तरह की सर्कमस्टेंसेस में आपको जब ज़्यादा काम करना पड़ता है या कुछ आपको कई बार फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है, तो उसमें भी डेफिनेटली मदद मिलती है। अब जब मैं आपके जीवन के पहलुओं पे बात कर रहा हूँ तो कुछ और सवाल पर मैं ज़रूर आऊँगा। एक ही बैच, तो ये क्या आप जब ट्रेनिंग में थे उस दौरान ये रिलेशनशिप आगे बढ़ी और एक खूबसूरत रिश्ते में बदली? आई थिंक क्योंकि हम लोग दोनों एक ही बैच के थे और फाउंडेशन के टाइम पे हम लोगों के कई और भी जो सर्विसेज हैं वो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स करती हैं। फिर फाउंडेशन के बाद हमारा एक थोड़े दिन का करीब 4-5 महीने का एक फेज़ 1 रहता है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग करने। तो आई थिंक फेज़ 1 के एंड में हम लोगों ने ये सोचा कि ये दैट दिस माइट बी अ वे फॉरवर्ड। तो ये निश्चित रूप से वहाँ पे एक माहौल भी रहता है, एक आपको एक दूसरे व्यक्ति को जानने की अवसर भी मिलता है। तो वहाँ से फिर ये चीज़ शुरू हुई। तो उसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में माना जाता है कि वो ज़्यादा बेबाक होता है, वो ज़्यादा खुलकर अपने एक्सप्रेशंस रखता है। क्या ऐसा हुआ इस खूबसूरत रिश्ते में? नहीं, एक्चुअली संजय भी इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। अरे वाह। सो हम लोगों का एक्चुअली दोनों, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग जाते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, तो वो भी एक कॉमन ग्राउंड रहा। और अदरवाइज मेरे को लगता है कि संजय ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं और उनके कंपैरिजन में मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आप ज़्यादा इसमें बहिर्मुखी हैं अपनी बात कहने में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य और एक दूसरे को सम्मान देना। इसके लिए आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो आज के बच्चे जो हैं, यंग एज के जो बच्चे हैं, वर्किंग वुमन, अब बीते 2 दशकों में ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि महिलाएं बड़ी संख्या में काम करने आई, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हर रिश्ते में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है एक्सेप्ट पेरेंट्स का, क्योंकि वो तो आपके लिए आप जजमेंट आप करते नहीं हैं और आपका अलग तरह का रिश्ता है। बट उसके अलावा कोई भी रिश्ता जो है उसमें अगर आप समय आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अगर आप उसमें पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो उस रिश्ते में बिखराव आना निश्चित है। तो हमारे जो नॉर्मली जो हम लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं, मेरा ये सोचना है कि हर साल एटलीस्ट 15-20 दिन निकाल के आपको एक अपना दोनों को या फैमिली को एक डेफिनेटली एक आउटिंग करनी चाहिए। बेटे की मैं बात करता हूँ। बेटा आपका, उन्होंने लॉ को करियर चुना और आगे बढ़ रहे हैं। एक बेटा, एक ऐसा बेटा जिसके पेरेंट्स दोनों बहुत बिजी हैं, प्रीमियम सर्विस में हैं, देश की सबसे बड़ी सर्विस में हैं। ये रिश्ते पर भी हम चाहेंगे कि एक एक्सपर्ट कमेंट आपका हो कि एक ही बेटा और माता पिता दोनों के पास जितना वो चाहता है समय, शायद उतना समय नहीं है। वो देखता भी है, वो बचपन से समझता है कि ये चुनौती है। इस रिश्ते को कैसे नरिश किया जाए, किस तरह से इसमें खाद और बीज डाला जाए? मुझे याद है कि जब मैं देवास में कलेक्टर थी और संजय शाहजहाँपुर में थे, तो बेटा मेरे साथ रहता था और बीच बीच में वो शाहजहाँपुर जाता था। तो
वो छोटा ही था तब, वो तो करीब 2.5-3 साल का ही था। और उसको बड़ा ख़राब लगता था जब मैं जाती थी ऑफिस, और उसको बड़ा वो लगता था कि क्यों आप ऑफिस जा रहे हो, और ही यूज्ड टू बी वेरी, मतलब काफ़ी अपसेट हो जाता था। मगर मुझे लगता है कि 6-8 महीने में उसको उसने अपना एडजस्ट कर लिया, अपना बिजी भी हो गया, फ्रेंड्स उसके हो गए। और फिर तो ये हाल होता था कई बार कि अगर हम लोगों की छुट्टी है तो उसको ये लगता था कि अच्छा आज ऑफिस नहीं जाना आपको। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। मगर ये जरूर था कि हर दिन बेटे के लिए टाइम निकाल के कि क्या उसने स्कूल में किया, और वो सब चीज़ें तो खैर हर पेरेंट करता है, मैं भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेती थी। बट ये आई थिंक एक बेटे की एक अटैचमेंट मदर के साथ कुछ रहती है, तो वो एक रिलेशनशिप हम लोगों की है कि जिससे आई थिंक मुझे लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा अपनी बातें कहता है बनस्पत पापा के। हाँ, पापा के जी। तो वो भी एक धीरे धीरे एक इस तरह का एक उसका भी इवॉल्व हुआ, उसने भी घर के माहौल के अनुसार उसने अपने आप को शेप अप किया। जी। उनका जो लीगल करियर को चुनने की वजह क्या, उनको लगा कि मम्मी पापा बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं ऐसा काम चुनूं जिसमें अपनी मर्जी से कुछ करूं, अलग तरह से करूं, या आपको लगता है कि आप लोगों की जो एक पेरेंटिंग जिस तरह से रही कि जहां करना चाहते हो बेस्ट अपनी रुचि से वहां जाओ? उसकी रुचि का भी था, और दूसरा मुझे लगता है कि उसका जो एक है मन में सोच कि वो अपना एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अच्छा। तो उसको ये लगता है कि अब आप लोगों ने सर्विस की, वो एक ज़माना था जिसमें कि गवर्नमेंट सर्विस बड़ी एक अपनी एक उसकी एक अपनी उसकी एक अहमियत थी, अभी भी है। मगर अब उसको ये फीलिंग है कि मैं अपना खुद एंटरप्रेन्योर बनकर अपना काम करना चाहता हूँ और अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल, ये यंग जनरेशन उसकी अपनी सोच है और उसको भी सलाम है। मैं फिर आपके प्रोफेशनल करियर पर आता हूँ और अब आखिरी सवालों की तरफ मैं आ रहा हूँ। दिल्ली में जब आपका डेपुटेशन पे आप जब दिल्ली में थे तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा माइलस्टोन आपका अचीवमेंट था, और अबू धाबी और वहाँ तक भी बात गई। हम जानना चाहेंगे वो क्या चीज़ थी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी तो हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त इतना हम जानते नहीं थे इसके बारे में। मैं डायरेक्टर थी दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो पॉलिसी डेस्क है वो मैं हैंडल करती थी। फिर जब जॉइंट सेक्रेटरी बनी तो मुझे ये मौका मिला कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है उसमें मैं जा पाऊँ। उस समय क्लाइमेट चेंज का काफ़ी एक डिस्कशन और एक चर्चा काफ़ी शुरू हो गई थी, और जो हमारे तब प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज के फोरम पे उन्होंने ये कहा जाके कि हम इंडिया में हम 20,000 मेगावाट सोलर पावर की तरफ जाएंगे 2022 तक। जी। अब उस समय विच इज़ मतलब मैं 2009 की बात कर रही हूँ, देश में एक भी मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड पावर नहीं थी। जी। उस टाइम ये सोचना कि हम 20,000 मेगावाट की तरफ कैसे जाएंगे सोलर पावर, जहाँ पे कि एक भी मेगावाट नहीं थी, तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और एक सोलर मिशन एक मंत्रालय की तरफ से मुझे पूरा कोऑर्डिनेट करने को मिला, जिसमें कई एक्सपर्ट्स थे, कई सीनियर कोलीग्स थे, पावर मिनिस्ट्री के थे और पीएमओ के भी लोग थे, जिनके साथ पूरा काम करने का मौका मिलकर उसको एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके तहत जो सोलर मिशन है और जो आज सोलर पावर की हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी अब बात कर रहे हैं, उसका मुझे लगता है कि एक तरह से नींव ले करने का एक मैं सोचता हूँ कि एक मौका मिला उस टीम के साथ। जी। तो वो काम आपने किया, और उसी सिलसिले में अबू धाबी का जो मामला था, उसके बाद फिर मेरा एक सिलेक्शन हुआ, मतलब एक इंटरनेशनल सिलेक्शन था। उस प्रोसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मुझे
अबू धाबी में एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, वहाँ पे 3.5 साल काम करने का भी मौका मिला। जी, वो लीडिंग मैगजीन भी थी इकोनॉमिस्ट, उसमें भी। हाँ, एक्चुअली ये जो आया था अफसर, वो इकोनॉमिस्ट के तहत मैंने देखा कि ये एक पोजीशन है, सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन थी। तो वहाँ पे मैं डायरेक्टर कंट्री सपोर्ट एंड प्रोग्राम्स थी, जो कि करीब उसकी जो 130 कंट्रीज थी उसके जो मेंबर्स, तो उनको रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी कैसे बनाई जाए, कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए, वो सपोर्ट मैं और मेरा डिवीजन करते थे। मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं गौरी सिंह जी, क्योंकि आपसे बात करना, एक ऐसी पर्सनैलिटी से भी बात करना है जिसने जीवन को समझा है, उसके चैलेंजेस को समझा है, उससे मुकाबला किया है, उस पर घुड़सवारी भी की है, और उसके छोटे छोटे से और बड़े खूबसूरत से और बड़े इफेक्टिव मंत्र भी विकसित किए हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये थी गौरी सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मध्य प्रदेश, 1987 बैच की IAS ऑफिसर। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।